नमस्कार दोस्तों, हिमालय ऑडियो पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस वन शॉट सीरीज में, हम एक सिंगल स्ट्रेच में हमारा पूरा चैप्टर कवर कर लिया करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में अभी तक हमने मोटे मोटे 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। ये हमारा फोर्थ वन रहेगा। वैसे देखा जाए तो हमने एक तो देखा था जैसे कोल्ड वॉर वाला, बट वो कोल्ड वॉर वाला बेसिकली आपको CUET में हेल्पफुल रहेगा, बोर्ड्स में आपके हट चुका है। फिर दूसरा था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, या आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स में हेल्पफुल है। फिर तीसरा चैप्टर हमने डिस्कस किया जिसमें हमने देखा कि जो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स, उनकी बात भी करें तो वो आपके लिए बोर्ड और CUET दोनों के लिए हेल्पफुल है। और लास्ट वन, या फिर हम अभी की बात करें तो अभी हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ये आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया वैसे, और वैसे देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 3। तो बेसिकली हम इसमें कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, क्या उनमें इश्यूज हैं, क्या उनमें एक प्रोसेस रहा है, कहीं पर मिलिट्री रूल रहा, कहीं पर डेमोक्रेटिक रूल रहा, क्या उनमें हर्डल्स आई, क्या अपडेट्स या अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। तो वो चीजें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ये आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। सिंगल शॉट या वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट किया है, तो प्लीज आप जाकर के देख सकते हैं बाकी जो वीडियोस हैं उनके बारे में भी, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस को वीडियो सेक्शन में जाके आराम से चेक कर सकते हो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की अगर बात करें तो देखो, सबसे पहली बात, साउथ अगर वर्ड आ गया, साउथ एशिया, तो हमें कहीं ना कहीं यहां पर ज्योग्राफिकल अप्रोच तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। बट यहां पर हम केवल ज्योग्राफी के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के अलावा यहां पर रिलेटेड क्या है, पॉलिटिकल, ठीक है। तो इसी को फिर मिला करके बोल देते हैं जियोपॉलिटिकल। तो जियोपॉलिटिकली साउथ एशिया के बारे में हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो कौन कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। देखो, सबसे पहला कंट्री तो है इंडिया, ठीक है, जो कि साउथ एशिया में सबसे बड़ा कंट्री है ज्योग्राफिकली, और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा कंट्री है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका पाकिस्तान, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो नेपाल को, चौथे नंबर पे भूटान को, पांचवें नंबर पे बांग्लादेश को, छठे नंबर पे श्रीलंका को, सातवें नंबर पे मालदीव्स को। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। फिर अफगानिस्तान है, वो भी कई बार साउथ एशिया में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो नंबर 8 पे आप अफगानिस्तान को डाल दो। बट यस, आप ये ध्यान रखें, म्यांमार जो है वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। जैसे कि हमने ऑलरेडी ये बात कवर कर ली है, जिसमें ये देखा था कि साउथ ईस्ट एशियन कॉरपोरेशन, आसियान, वन सेकेंड, आसियान का मेंबर है म्यांमार, ओके। तो म्यांमार को भी कई बार इंक्लूड कर दिया जाता है, बट मोटे मोटे तौर पर ये 8 कंट्रीज है ना, इनको आप साउथ एशिया में इंक्लूड करते हो, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान रख लेना है। दूसरी हमें ध्यान रखनी है कि इनके साथ बॉर्डर शेयर किस तरीके से हो रही है, हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में देख लेना है। तो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज, देखो, सबसे पहले पाकिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर अफगानिस्तान भी छोटी सी बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे। इसके अलावा बांग्लादेश, सॉरी, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। श्रीलंका है, वो वाटर बॉडी से सेपरेट होता है। और मालदीव्स है, ये भी कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में लोकेटेड आइलैंड कंट्री है। सो द पॉइंट इज कि इस तरीके से हमें एक तो ये देखना था कि जियोग्राफिकल पोजीशन क्या है साउथ एशिया में। इसके अलावा यहां पर थोड़ा हमें ध्यान देना होगा कि कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स यहाँ पे, या फिजिकल आप कह सकते हो कि फिजिकल टेरेन, या फिर ये कहो कि लैंड फॉर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट है। उनमें सबसे ऊपर अगर ध्यान दो तो यहाँ पर नॉर्थ में ये वाला जो एरिया है, ये वाला पोर्शन, अब इसको मैं कलर चेंज करके हाईलाइट करूंगा। यस, अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, दिस इज हिमालय, ठीक है। तो एक पार्ट तो हो गया हिमालय, जो कि नॉर्थ ईस्ट, यहां पर भी थोड़ा सा पोर्शन बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, एंड समहाउ नॉर्थ वेस्ट, या नॉर्थ ही मानो मेन तो, ठीक है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आप इंक्लूड कर सकते हो। दूसरा, इधर देखोगे, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, ये मिलकर के अपनी बॉर्डर क्रिएट करते हैं, और साउथ में आ गया आपका इंडियन ओशन। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल एशिया से
आइसोलेटेड है, इंसुलेटेड है, और इंसुलेटेड है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। इस वजह से कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया को कंबाइंडली एक टर्म दी जाती है, वो बोला जाता है सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट दैट मींस उपमहाद्वीप। ऐसा क्यों भाई? सीधी बात है, यहां पर आपने क्या किया, यहां पर क्या है, हिमालय और माउंटेन, ये जो आपकी वाटर बॉडीज हैं, इसकी वजह से ये एरिया बिल्कुल आइसोलेटेड है, और आइसोलेशन की वजह से यहां की सोसाइटी, यहां की कल्चर बाकी जो एशियन रीजन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। और आप नोटिस करोगे कि ये जो एरिया है, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, जिसको साउथ एशिया बोला जा रहा है, उस एरिया में कुछ आपको मोरलेस वो फीचर्स दिखेंगे जो कि नॉर्मली एक कॉन्टिनेंट के होते हैं, एक महाद्वीप के होते हैं। दैट मींस यहां पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेंगे, पेरिनियल रिवर्स मिलेंगी, मतलब 12 महीने बहने वाली रिवर्स मिलेंगी, डेजर्ट यहां पर प्रेजेंट है, डाइवर्सिटी आपको यहां पर मिल रही है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मतलब हर एक तरीके से ये छोटा सा लैंडमास है जो कि एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। बट आप नोटिस करोगे कि यहां पर जो फीचर्स हैं वो मोर और लेस बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स के इक्वल यहां पर मिल जाते हैं, इसलिए इसका नाम फिर रख दिया गया सब कॉन्टिनेंट। तो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट भी बोला जा सकता है, साउथ एशियन रीजन भी बोला जा सकता है, इनमें से जो भी नाम आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये तो देखो, इसका थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव हमें देखना था। साउथ एशिया में मेनली कौन कौन से कंट्रीज हैं ये आपको ऑलरेडी मैं मैप पे बता चुका हूं, प्लस कौन कौन से ज्योग्राफिकल पॉइंट्स हैं या ज्योग्राफिकल एरियाज हैं जो कि इस पर्टिकुलर एरिया को आइसोलेट करते हैं, इंसुलेट करते हैं बाकी कॉन्टिनेंट से, जिसकी वजह से यहां पर आपको यूनिक कल्चर, यूनिक सोसाइटी देखने को मिलती है। इसके अलावा कई बार अफगानिस्तान को इंक्लूड कर दिया जाता है, म्यांमार नो डाउट वैसे तो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, बट समटाइम्स इसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर बात आती है चाइना की। जी, चाइना जो है वो ईस्ट एशिया का पार्ट है, ध्यान रखें, चाइना इज पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया, बट चाइना की प्रेजेंस है वो मोर और लेस इस साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में देखी जा सकती है। चाइना अभी के टाइम पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, कभी पाकिस्तान के साथ में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कभी नेपाल में अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आ रहा है, कभी आप इधर जाइए श्रीलंका की बात करें तो वहां पर हम्बनतोता जैसे पोर्ट्स हैं वो डेवलप कर रहा है। तो कहने का मतलब चाइना की प्रेजेंस है वो साउथ एशिया में बड़ी है, बट चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोटे मोटे 8 कंट्रीज आ गए, आप उन 8 के नाम ध्यान रखोगे जो कि अभी हमने यहाँ पे मैप पे देख लिए थे। चलिए, यहां तक आपको साउथ एशिया का एक इंट्रोडक्शन मिल गया। अब देखो, साउथ एशिया की अगर बात करें तो यहां पर जितने भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज का एक पैटर्न है। यहां पर हम जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन सभी कंट्रीज के इंटरनली क्या सिनेरियोज थे, इंटरनल सिस्टम क्या रहे, जिसमें कभी तो मिलिट्री रूल, ठीक है, कभी यहां पर मोनार्की, मोनार्की मतलब राजशाही, और डिमांड यहां पर है डेमोक्रेसी की। दैट मींस जिस सिस्टम के ऊपर हम इंडिया में पूरा प्रोग्राम रन कराते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम रन कराते हैं, मोर और लेस उसी सिस्टम की डिमांड यहां पर भी साउथ एशिया के कंट्रीज में रहती है। बट कभी आपको मिलिट्री रूल दिखेगा, कभी मोनार्की, कभी डेमोक्रेसी। जैसे अगर हम एक एक कंट्री की बात करें, मिलिट्री रूल कहां कहां आया, तो सीधी बात है, एक तो पाकिस्तान में, ठीक है, एक आप उठा करके देख सकते हो, पाकिस्तान के अलावा आपका बांग्लादेश। यहां पर मिलिट्री रूल के कई फेजेस आए जो हम देखेंगे। मोनार्की की बात करें तो आपको नेपाल में मोनार्की का सीन दिखेगा और भूटान में दिखेगा। और डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया, श्रीलंका, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो मोर और लेस डेमोक्रेसी को कंटिन्यू कराने में सक्सेसफुल रहे हैं। बट यस, कभी कभी पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी आज के टाइम पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी चल रही है, नेपाल में भी डेमोक्रेसी चल रही है। मालदीव्स की बात करें तो वहां पर भी एक तरीके का सल्तनत पीरियड, जो मेडिएवल पीरियड का फेज था,
वो कंटिन्यू रहा। अभी के टाइम पे मालदीव्स में भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में पिछला 2021 तक तो देखो डेमोक्रेसी थी, 2001 से लेकर 2021 तक। फिर 2021 में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। अब वहां पर थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी का मतलब हो गया धर्म के आधार पर वहां पर सिस्टम रन करता है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे इंटरनल सिनेरियोज हैं, इंटरनल सिस्टम्स हैं पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट के, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर सीधा असर डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां साउथ एशिया की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई, क्योंकि ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ एशिया में कि ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए थे तब से क्या जर्नी साउथ एशिया ने, आप कह सकते हो, कंटिन्यू की है। सबसे पहले 1947 पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंट हुए। 1948 श्रीलंका, जिसको उस टाइम पे सिलोन बोला जाता था, वो भी इंडिपेंडेंट हो गया। 54-55 में, 54-55 का समय 54-55, ये वो टाइम है जब कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था। ठीक है, कोल्ड वॉर में यूएसए अपनी पावर को स्ट्रांग करने के लिए दो इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करता है, सिएटो एंड सेंटो, और वो दोनों इंस्टीट्यूशन 54-55 के टाइम पे होते हैं और इनको ज्वाइन करता है पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर को लेकर के, उसके वाटर को लेकर के एक ट्रीटी साइन होती है, इंडस वाटर ट्रीटी। अगर इंडस का नेटवर्क अगर आप मोटा मोटा देखो तो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, तिब्बत वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है, और फिर ये एंटर होती है जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, फिर यूं टिल्ट करके और अल्टीमेटली अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। अब इंडस है तो इंडस के साथ में उसकी 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और हैं जो कि इंडिया से होती हुई फ्लो होती हैं। वो पांचों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए, वैसे तो मोटी मोटी बात करें तो झेलम, चिनाब, ठीक है, और इसके अलावा आपकी आ जाती है रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, तो ये 5 टोटल ट्रिब्यूटरीज हैं। अब आप देखोगे कि ये जो डिवीजन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद में पानी को लेकर के कि किसका कितना हिस्सा है, उसको लेकर के 1960 में, 1960 में वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन के बेसिस पर, मीडिएशन मतलब दोनों को बिठाया, वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन के बेसिस पर एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोला गया इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें यह फाइनल हुआ कि 3 ट्रिब्यूटरीज या फिर ये कहो 3 रिवर्स हैं, वो तो मिलेंगी पाकिस्तान को। कहने का मतलब उन पे इंडिया ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं कर पाएगा, और बची हुई 3 हैं वो मिल जाएंगी इंडिया को। ठीक है, तो ऐसे में इस ट्रीटी का मेन पर्पस क्या था कि इस पानी की जो लड़ाई थी इसको खत्म किया जाए, जिसमें इंडस, झेलम, चिनाब ये तीनों तो मिल गई पाकिस्तान को, राबी और या फिर ब्यास, और एक आ गई अब सतलुज, ये तीनों मिल गई इंडिया को। तो ये एग्रीमेंट जो था वो 1960 में हुआ था, ध्यान रख लेना। फिर 1962 में देखो, आपको पता है चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया और हम हार भी गए थे वो युद्ध। 65 में इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, उस वॉर में नो डाउट हम जीते थे। ठीक है, लाहौर तक हमारी आर्मी वो पहुंच गई थी, पर उस युद्ध के बाद में यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया। अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन ये भेज दिया गया कि भाई दोबारा से ये देश लड़ ना ले। ध्यान रखें, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई 1948 में हुई सबसे पहली, फिर 1965 में, फिर 1971 और फिर 1999। इन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कब कौन सा इवेंट हुआ। 48 का जो वॉर था वो तो देखो कश्मीर मुद्दे पर इंडिपेंडेंट होते ही शुरू हो गया था। ठीक है, 65 की बात करें तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम का युद्ध था, क्योंकि 62 में इंडिया की हार हुई तो पाकिस्तान को लगा कि हम भी अब इंडिया को हरा सकते हैं, तो उन्होंने अटैक कर दिया, तो ये लड़ाई दूसरी वाली हो गई। 71 वाली जो लड़ाई है वो बांग्लादेश लिबरेशन की है, और 99 वाली है वो कारगिल वॉर है। इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, फिर पाकिस्तान और इंडिया की ये जो लड़ाई थी 65 वाली, इसमें इंडिया को एक डिसाइसिव विक्ट्री मिली। अल्टीमेटली ताशकंद एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ। इसका मतलब एक सहमति या एक समझौता हुआ, ताशकंद समझौता जिसको बोला गया, वो हुआ कहां पर, ताशकंद, जो कि आज के समय में तो सेंट्रल एशियन कंट्री है, उज्बेकिस्तान वहां की कैपिटल है, बट इस टाइम पर कोल्ड वॉर पीरियड में उज्बेकिस्तान जो था वो किसका पार्ट था, यूएसएसआर का।
तो ताशकंद उस टाइम पे कहां हुआ करता था? यूएसएसआर में। वहां पर ये एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी का टाइम था 1966, ध्यान रखें। इसके अलावा पाकिस्तान में इंटरनल इश्यूज भी चल रहे थे। वो इंटरनल इश्यूज कैसे थे? आज के समय पे जो बांग्लादेश था उसको पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और जो पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान में एक तरीके से माहौल ऐसा बन रहा था कि वो पाकिस्तान से अलग होकर के अपना खुद का देश बनाना चाहते थे। तो उसके चक्कर में वहां के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके द्वारा एक 6 पॉइंट प्रपोजल दिया गया वेस्ट पाकिस्तान को। क्या? कि भैया ये 6 पॉइंट्स हम प्रपोज करते हैं, इन 6 पॉइंट्स पर आप कंसीडर करो, अगर आपको ठीक लगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम रोड पर उतरेंगे और हमें कहीं ना कहीं सेपरेट कंट्री चाहिए है, हम पाकिस्तान के साथ ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस तरीके से 66 में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हो गए, ताशकंद एग्रीमेंट हो गया, और इधर शेख मुजीबुर रहमान ने, जो कि बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने एक कहते ना कि अल्टीमेटम दे दिया वेस्ट पाकिस्तान को 6 पॉइंट्स के बेसिस पे कि मान जाओ, नहीं तो फिर हम एक तरीके से विद्रोह करेंगे। ठीक है, फिर 71 वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया उसको माना नहीं, परिणाम हुआ लड़ाई। 71 का जो मार्च महीना था उसमें बांग्लादेश, जो आज के समय पे बांग्लादेश है, उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहां के लीडर्स ने एक प्रोक्लेमेशन किया। प्रोक्लेमेशन का मतलब डिक्लेरेशन, ये कह दिया कि हम आज से इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होने के नाम पर फिर क्या होता है? सीधी बात है, वेस्ट पाकिस्तान इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। वेस्ट पाकिस्तान ने फिर इसमें इस बात को दबाने के लिए अपनी मिलिट्री भेजी, और मिलिट्री प्रेशर के चलते जो लोग ईस्ट पाकिस्तान के थे वो बॉर्डर क्रॉस कर करके और इंडिया में आने लग गए। दैट मीन्स हमारे यहां पर रिफ्यूजी क्राइसिस आ गया, और उस रिफ्यूजी क्राइसिस के चलते कहीं ना कहीं इंडिया में भी, पर्टिकुलरली हम बात करें वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, पॉपुलेशन स्ट्रेस बढ़ने लग गई थी रिसोर्सेज पे। तो इंडिया भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के खुश नहीं था। फिर उसके बाद में अगस्त 1971, उसी साल इंडिया ने यूएसएसआर के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी की। ठीक है, कितने सालों के लिए? 20 साल के लिए, जिसका सिंपल सा फंडा ये था, अगर कोई भी सुपर पावर, अब कोई भी सुपर पावर का मतलब क्या हो गया? उस टाइम पर 2 ही सुपर पावर थी, यूएसएसआर और यूएसए। अब यूएसएसआर के साथ में तो हम यहां पर ट्रीटी साइन कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ यूएसए पाकिस्तान का साथी था। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, सिएटो और सेंटो, ये जो प्रपोजल, 2 एग्रीमेंट्स थे, इनके तहत पाकिस्तान यूएसए के बहुत क्लोज था। तो ऐसे में इंडिया को पूरा डर था कि अगर पाकिस्तान के साथ में कोई भी अगर पंगा लिया जाएगा तो यूएसए बीच में आ सकता है। तो ऐसे में हमने क्या किया? यूएसएसआर के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी की, और अब इसके बाद में पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएसए खुले में आएगा, ओपनली आएगा, इसके चांसेस हमने कर दिए बिल्कुल खत्म। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ध्यान रखें कि जैसे ही पाकिस्तान ने अपने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया, प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू की, तो ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली लोग थे वो आने लगे इंडिया में, और इंडिया के साथ में फिर पाकिस्तान ने कश्मीर वाले एरिया में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी। तो ऐसे में अब ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, अब यहां पर इशू आ गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच की वॉर की सिचुएशन बन गई। और इसी को फिर दिसंबर 1971 में इंडिया ने फाइनली खत्म करते हुए वहां पर लगभग 90,000 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल थे, उनको सरेंडर करवाया, और अल्टीमेटली 1971 के दिसंबर महीने में एक नया देश जन्म लेता है जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। दैट मीन्स ईस्ट पाकिस्तान जो था उसका नाम हो गया बांग्लादेश। तो पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो गया। फिर आगे देखो, ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई के बाद में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन भी देखने को मिला, और इस टाइम पर एक ऐसा भी माहौल बन गया था कि चलो बांग्लादेश को लिबरेट करा लिया तो कश्मीर के मुद्दे को भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पर इस केस को लेकर के पाकिस्तान बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर था। तो इस केस में फिर पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर के एक एग्रीमेंट फाइनल किया जिसको बोला गया शिमला एग्रीमेंट, जो कि जुलाई 1972 में साइन हुआ। और शिमला एग्रीमेंट का प्रपोजल यही था कि फर्दर फ्यूचर में कभी इस तरीके की लड़ाइयां ना हो, उसको अवॉइड किया जाएगा। अब देखो, बातें तो बड़ी अच्छी होती हैं,
बट रियलिटी तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान कितनी बार शिमला एग्रीमेंट को वायलेट कर चुका है। अगर ऐसा होता कि पाकिस्तान सीरियस है शिमला एग्रीमेंट को लेकर के, तो शायद ये उरी, पुलवामा और ये इंसिडेंट्स हैं, बालाकोट इंसिडेंट और ये सारे नहीं होते। ठीक है, फिर देखो 1974 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था। 1974 मई महीना था, याद रखें। फिर बांग्लादेश पाकिस्तान के रिलेशनशिप सुधरने लग गए, जबकि दोनों अलग अलग थे। खैर ये इतना मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आ जाता है फिर 1985 दिसंबर। इस टाइम पर ढाका में ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है इनकी मीटिंग होती है। ये जो 7 कंट्रीज हैं इनकी मीटिंग होती है, और इन्होंने मिलकर के साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क करके एक ग्रुप जो है वो फाइनलाइज किया, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है नेपाल की कैपिटल काठमांडू। ठीक है, काठमांडू में लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर। इस सार्क की स्थापना होती है। सार्क भी एग्जैक्टली उसी लाइन पे लॉन्च किया जाता है जिस लाइन पे आसियान, यूरोपियन यूनियन और ये सब काम कर रहे थे। बट सही मायने में वर्ल्ड में गिने चुने सबसे फेलियर वाले जो ग्रुप्स हैं उनमें से एक ग्रुप है सार्क। ठीक है, फिर श्रीलंका इंडिया की बात करें तो 1987 का समय ऐसा था जब इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी श्रीलंका में। ठीक है, और वो की पीस कीपिंग फोर्सेस कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर गई। अब ये क्या थी पीस कीपिंग फोर्सेस का प्रोसेस क्या था, वो हम समझेंगे जब श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल इतना याद रखें कि 1987 में इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी श्रीलंका में एक एग्रीमेंट के तहत, और उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे राजीव गांधी। ठीक है, बस ये ध्यान रखें कि ये पहला और आखिरी मौका था जब भारतीय सेना ने किसी दूसरे मुल्क की जमीन पर उतर के लड़ाई लड़ी थी, और ये पहला और आखिरी मौका था। और ये कहीं ना कहीं गलती भी कंसीडर की गई कि ये स्टेप लेना कहीं ना कहीं इंडिया और श्रीलंका के रिश्तों को भी बिगाड़ गया और तमिल कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं बहुत नाराज कर गया। समझेंगे इस बात को। इसके अलावा फिर देखें मालदीव्स में भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम चल रही थी। 1988 में एक कह सकते ना मर्सिनरीज के द्वारा कू किया गया। कू का मतलब तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। मर्सिनरीज का मतलब होता है किराए के फौजी, भाड़े के जो सैनिक होते हैं उनको बोलते हैं। और उन मर्सिनरीज ने जब कोशिश की कि सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली जाए, तब इंडिया ने वहां के प्रेसिडेंट को डिफेंड करने के लिए अपनी मिलिट्री भेजी थी। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो उस 1988 में एक एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी होता है कि वो एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक नहीं करेंगे। समझदारी वाली बातें तो देखो बहुत थी। 88-91 की बात करें तो देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, यहां पर डेमोक्रेसी आती है। 96, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूट है, दैट इज गंगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। गंगा रिवर का जो पानी है उसका हिस्सा किसको कितना मिलेगा, उस बात को लेकर के एक डिस्प्यूट चलता रहता है। उस बात को लेकर के दोनों में डिस्प्यूट था। उसको सेटल करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश ने फरक का ट्रीटी साइन की 1996 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और फरक का वाटर ट्रीटी जो कि 1996 में साइन हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। वहां पर इंडस रिवर थी 1960 में, यहां पर गंगा रिवर है। ठीक है, इसके आगे अगर देखा जाए मोड जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुए उनकी बात करें तो 1998, यस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये आपका सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया गया। और आप देखोगे कि इंडिया के बाद में ही बैक टू बैक पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। और ऐसे करके 1998 में साउथ एशिया में ये सिर्फ 2 ऐसे कंट्रीज बन गए जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन आज की तारीख में प्रेजेंट है। इसके अलावा देखोगे कि दिसंबर महीने में जो श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ में थोड़ी शांति, थोड़ी सेटलमेंट होता है, इंटरनल इश्यूज थोड़े सेटल होते हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया इंडिया ने। फिर 1999 में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो लाहौर बस यात्रा से गए थे। ठीक है, पर उसका नतीजा क्या मिला, खंजर मिला भाई पीठ में, और वो था जून जुलाई 1999 में पाकिस्तान ने टाइगर हिल्स, कारगिल जो कि आज के टाइम पे लद्दाख में लोकेटेड है, वहां पर अटैक करके और एक लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है जी, तो कारगिल वॉर 1999 का जो है वो स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद में आगरा में बातचीत होती है।
ठीक है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ वो आते हैं इंडिया, बातचीत होती है पर वो कोई आउटकम अच्छे से निकल नहीं पाया। फिर इंपॉर्टेंट डेट है दैट इज 2004 जनवरी। सार्क कंट्रीज ने मिलकर के साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जिसको बोला गया साफ्टा, जिसका मेन काम क्या है कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सस्ते में एक दूसरे को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेंगे, जिससे कि मिनिमम लागत में अपने कस्टमर्स को सारे गुड्स और सर्विसेज अवेल करा सकें। पर वही चीज है कि साफ्टा भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में, जब सार्क ही अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो साफ्टा कहां से करेगा। ठीक है, और 2014 में 18th सार्क समिट होती है काठमांडू में। इसके बाद में अभी तक सार्क की कोई मीटिंग नहीं हुई है। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर के ये साउथ एशिया की एक हमने हिस्ट्री जानने की कोशिश की है सिंस 1947। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें समझने की कोशिश की, इंपॉर्टेंट ईयर्स हमने देखे जिनसे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में मिल सकते हैं। अब हम एक एक कंट्री के बारे में और समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की जर्नी के बारे में। देखो जी, पाकिस्तान की जर्नी की अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी जर्नी शुरू की थी एक साथ, पर सही मायने में अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की जर्नी में डिफरेंस क्या रहा, पाकिस्तान चला गया मिलिट्री के हवाले और इंडिया रह गया प्रॉपर डेमोक्रेसी के हवाले, सिविलियन गवर्नमेंट्स के हवाले। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो वहां के जो कायदे आजम थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी हो गई थी डेथ। बताया जाता है कि वहां के मिलिट्री के द्वारा ही एक ऐसी चाल की गई थी कि उनको टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचने दिया गया और एम्बुलेंस में ही प्रोबेबली उनकी डेथ हो गई थी। इस तरीके की थ्योरीज आती हैं। सो अल्टीमेटली हाथ में चली गई पावर किसके, जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान वहां पर डेमोक्रेसी के हिसाब से काम करना चाहते हैं और उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाते हुए और रूल किया, बट लोग थे वो बड़े नाराज थे जनरल अयूब खान के रूल से। ऐसे में मिलिट्री चला रहे थे जनरल याया खान और जनरल याया खान ने सारी पावर अपने हाथों में ले ली। इसका मतलब पाकिस्तान में आ गया मिलिट्री रूल। ठीक है जी, पहले पाकिस्तान ने शुरुआत की थी हल्की फुल्की जर्नी स्टार्ट की थी एक डेमोक्रेसी के तौर पे, प्रेसिडेंशियल रूल के तौर पे, पर सही मायने में वहां पर क्या चल रहा था, मिलिट्री रूल। अब आप देखोगे कि मिलिट्री रूल कंटिन्यू किया जाता है। उसके बाद में इसी मिलिट्री रूल के तहत जनरल याया खान के पीरियड के टाइम पर ही एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, वो था पाकिस्तान के टुकड़े। ठीक है, वो पाकिस्तान के टुकड़े हुए 1971 में, जब एक नया देश बना और पाकिस्तान के टुकड़े हुए, ईस्ट पाकिस्तान निकल करके बाहर और बन गया बांग्लादेश। ठीक है, और ये चीज कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मिलिट्री पे के गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा था। इसके नतीजे पे क्या हुआ, जनरल याया खान के भी उल्टे दिन शुरू हो गए। अब वहां पर डिमांड होने लग गई, बोले मिलिट्री काबिल नहीं है, हमें एक सिविलियन गवर्नमेंट चाहिए। क्या शुरू हो गया, सिविलियन गवर्नमेंट चाहिए। सिविलियन गवर्नमेंट को लीड करने के लिए वहां पर एक लीडर आते हैं, नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। और जुल्फिकार अली भुट्टो फिर वहां पर अपना रूल स्टार्ट करते हैं, बट वो रूल कब तक चलता है, 77 तक। 77 तक आते आते जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार पर भी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि बोले ये बिल्कुल भी काबिल लीडर नहीं है। तो ऐसे में अब मिलिट्री के उस टाइम के लीडर थे जनरल जिया उल हक। उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था कि 1971 वॉर में जो पाकिस्तान मिलिट्री का ह्यूमिलिएशन हुआ था, बेइज्जती हुई थी, बोला उसका बदला पाकिस्तान लेगा। ऐसे में भुट्टो साहब को हटा दिया गया और फिर आ गए वहां पर जनरल जिया उल हक। भुट्टो साहब को रिमूव करके और बाद में असैसिनेट भी कर दिया था, मार भी दिया था। उसके बाद में 1982 में अगेन पाकिस्तान में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है कि भाई डेमोक्रेसी चाहिए, मिलिट्री अच्छे से काम नहीं कर रही है। अब यहां पर ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट 1982 में स्टार्ट हुआ था, इसको लीड किया था जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो ने। ठीक है, और बेनजीर भुट्टो ने फिर 1988 में अल्टीमेटली इलेक्शंस करवाए और सरकार बनाई। दैट मींस मिलिट्री से फिर से सिविलियन गवर्नमेंट आ गई। अब बेनजीर भुट्टो के सामने भी चैलेंज था। वहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो कहीं ना कहीं मिलिट्री के सपोर्ट पे राइज हुई, और उन दो पॉलिटिकल पार्टीज का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लस मुस्लिम लीग। इन पार्टीज ने मिलकर के बहुत ज्यादा दबाव बनाया बेनजीर भुट्टो पे।
फिर आप देखते हो कि नए प्राइम मिनिस्टर वहां पर सिंहासन पे बैठते हैं, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, ठीक है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जितनी बार भी कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में आज तक बना है, आप ये बात बिल्कुल याद रखेंगे कि हर बार मिलिट्री का जिसको सपोर्ट मिला है ना, वो ही प्रधानमंत्री बना है। जैसे अभी लेटेस्ट बात की जाए, 2018 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मिलिट्री का सपोर्ट था। अब इमरान खान को हटा करके नवाज शरीफ फिर से आ गए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जो कि लगभग 4-5 सालों के लिए बाहर थे, लंदन में ट्रीटमेंट ले रहे थे, अब वापस से वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में आ गए हैं। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मिलिट्री की ही चॉइस है कि नवाज शरीफ को हमें प्रधानमंत्री बना देना है। बोला इमरान खान जो है वो मिलिट्री के भरोसे ही तो प्रधानमंत्री बना और मिलिट्री को ही चैलेंज कर रहा है, तो मिलिट्री ने उसको हटवा दिया। तो ये सीन आपको क्या कह रहा है कि जो मिलिट्री चाहेगी वो होगा। अब यहां पर नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ओके, 1998 के लगभग की हम बात कर रहे हैं, तो उस 1992 के लगभग, ठीक है, फिर उसके बाद में 1997 तक आते आते नवाज शरीफ को यूं लगने लग गया कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं डिसाइड करूंगा सब कुछ। नवाज शरीफ ने भी वही गड़बड़ियां कर दी जो अभी रिसेंटली इमरान खान ने की थी। वो गड़बड़ियां क्या थी? मिलिट्री कुछ नहीं है, सारी पावर प्रधानमंत्री के हाथ में है। ऐसे में मिलिट्री ने कू कर दिया, नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। अल्टीमेटली फिर से मिलिट्री रूल आ गया और वहां पर लीड किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, और फिर इलेक्शन करवाए, इलेक्शंस में इतने गफले करवाए और खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला दिया पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं कितनी बार चेंज हो गया, और ऐसे में पाकिस्तान बन गया प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। और फिर बाद में आप देखोगे कि पाकिस्तान में जब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी चलती है, उसके बाद में फिर से वो ही प्रोटेस्ट होने शुरू कि आर्मी का जो लीडर है वो कैसे देश चला सकता है, उसको क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है, किस तरीके से मैनेज करेगा। परवेज मुशर्रफ को भी हटाया गया। फिर बाद में आगे जर्नी स्टार्ट होती है, नए नए प्रधानमंत्री बनते हैं, नवाज शरीफ फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। नवाज शरीफ को हटा करके नवाज शरीफ ने अगेन वही चैलेंज कर दिया, इंडिया के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने फर्स्ट टेन्योर के टाइम पे इंडिया में इनवाइट किया उनको अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। नतीजा ये हुआ कि वहां की आर्मी इस बात से खुश नहीं थी कि भाई हमसे साइड जाकर के कैसे नवाज शरीफ इंडिया से अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। तो उन्होंने फिर बाद में नवाज शरीफ को हटाया, इमरान खान को राइज किया, इमरान खान प्रधानमंत्री बन गए, नवाज शरीफ के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई हुई, नवाज शरीफ देश से बाहर निकाल दिए गए। नवाज शरीफ जब तक देश के बाहर रहे तब तक प्रधानमंत्री इमरान खान रहे, और इमरान खान का हाल क्या रहा जो आज के टाइम पर पता है। इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, नवाज शरीफ को फिर से लाया गया है कि भाई आप देश के प्रधानमंत्री बनो। सही मायने में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आई, पर देखा जाए तो उसमें मेन पावर थी मिलिट्री की, जो मिलिट्री चाहती है वो होता है, ठीक है। तो ये तो देखो जर्नी रही पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान का इंडिया के साथ क्या रिश्ता है उसकी बात करें तो देखो, सबसे पहली तो शुरुआत ही जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो कश्मीर मुद्दे को लेकर लड़ाई से ही होती है। अब कश्मीर क्या थी? अब देखो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान और इंडिया का जो बनने का प्रोसेस था वो था रिलीजन वाइज, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए। अब ऐसे में कश्मीर में जो डोमिनेंस थी, जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम्स की थी, बट वहां पर रूलर जो था वो थे हरि सिंह, जो कि एक हिंदू डोगरा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं दिमाग में क्या आने लग गया कि भाई ये जो हरि सिंह हैं, ठीक है, इनसे पूछा गया कि भाई आप इंडिया के पास जाओगे, पाकिस्तान के पास जाओगे, इंडिपेंडेंट रहोगे? तो उन्होंने डिसाइड किया ना तो इंडिया ना ही पाकिस्तान, हमें तो इंडिपेंडेंट रहना है। और इंडिपेंडेंट रहने के चक्कर में पाकिस्तान की तरफ से ये नजरें देखी गई कि ये इंडिपेंडेंट रह रहे हैं तो क्यों ना हम इस इंडिपेंडेंट मोनार्काइकल स्टेट के ऊपर अटैक करके हम हमारे में मिला लेते हैं इसको। ऐसे में उन्होंने पठान कबीले के जो लोग थे, ठीक है, पठानों को भड़काया कि भाई तुम आगे जाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं, पाकिस्तानी आर्मी तुम्हारे पीछे है, सपोर्ट करेगी, तुम कश्मीर को चढ़ दौड़ो और सारा अपने में मिला लो। ऐसे में फिर वो कश्मीर पे अटैक होता है। उसी प्रेशर में आकर के हरि सिंह जो है, ठीक है, हरि सिंह जो है वो इंडिया के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब कि भाई हमें तो इंडिया की तरफ जाना है, पर तब तक पाकिस्तानी आर्मी कबीलियाई लोगों को आगे करते हुए श्रीनगर तक पहुंच चुकी थी, मतलब बहुत आगे आ चुकी थी।
ऐसी परिस्थितियों में ये जो कश्मीर का मुद्दा है ये एक डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो कि कंटिन्यू देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से साइन किसके साथ किए गए, हेड ऑफ द स्टेट कौन थे, हरि सिंह, तो उन्होंने साइन किसके साथ किया, इंडिया, तो लीगली ये इंडिया का पार्ट है, बट पाकिस्तान ने इलीगली फोर्सफुली इस हिस्से को हथियाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर जो है वो इजीली इंडिया में मिल सकता था या इंडिपेंडेंट रह जाता तो चलो ठीक है पाकिस्तान ले जाता उसको, पर हमारे साथ जब ज्वाइन कर लिया तो कहीं ना कहीं अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। और तब से लेकर अभी तक कश्मीर का मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, क्योंकि जितने हिस्से पर कश्मीर पर पाकिस्तानी आर्मी ने कवरेज कर ली थी, पकड़ बना ली थी, जो मैं आपको यहां पर मैप पे बता सकता हूं, उतना हिस्सा अभी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने रोक रखा है। ये वाला जो एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला और ये एरिया, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इस एरिया में अभी भी पाकिस्तान की पकड़ है। कैसे है, क्योंकि हम पहुंच गए फिर वहां पे यूनाइटेड नेशन में, हमने सोचा कि बहुत बढ़िया डिसीजन आ जाएगा, पर हुआ क्या, यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को अधर-झूल में अटका दिया, क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम पर यूएसए और यूके के साथ में बड़ी अच्छी सांठगांठ बैठा चुका था, जबकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यू कर रहा था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये मुद्दा उलझा रह गया और कश्मीर जो है आज भी डिस्प्यूटेड रह गया। तो एक तो कश्मीर का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में कंटेंशियस इशू है। दूसरी, अगर ये इसके लिए लड़ाई 1947-48 में भी हुई, 1965 में भी हुई। इसके अलावा देखा जाए तो उसी वाले एरिया में, लद्दाख वाले एरिया में सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है, वहां पर भी देखा जाए तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। कई बार पूछा जाता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन, ठीक है, ये ग्लेशियर है। इसके अलावा आर्म एक्विजिशन में भी दोनों कंपटीशन करते हैं, किसके पास में कितने हथियार है। जैसे न्यूक्लियर वेपन की हमने बात की, 98 में इंडिया ने ट्रायल किया और उसी को फॉलो करते हुए पाकिस्तान ने भी कर लिया। दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट करते हैं सस्पिशियस सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर के। अगर हम दोनों के बीच में कॉपरेशन की एक बात देखें तो सिर्फ एक कॉपरेशन है, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी बेस्ड कॉपरेशन, ठीक है, जहां पर दोनों एक साथ मिलकर के पावर डिवीजन करने में एग्री करते हैं। बट इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये एग्रीमेंट क्यों इतने सालों से चल रहा है, इसके पीछे वजह है कि अपर हैंड में इंडिया है, इंडिया इस चीज को कंटिन्यू कर रहा है इस वजह से। इसके अलावा कच्छ वाला एरिया जो है, गुजरात का कच्छ वाला जो एरिया है जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर बनाता है, इधर वाले एरिया में यहां पर सर क्रीक लोकेटेड है, उसको भी पाकिस्तान क्लेम करता है, उसकी भी बॉर्डर का इशू जो है वो सेटल्ड नहीं है। तो कहने का मतलब इंडिया पाकिस्तान इश्यूज जो हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। कई जगह है, जैसे कि रिवर वाटर शेयरिंग की बात कर सकते हैं, एक दूसरे की न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट के ऊपर अटैक नहीं करने का जो एग्रीमेंट हुआ था वो आप देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। बाकी तो जनरली टेंशंस बनी रहती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये तो देखो सीन हो गया हमारा पाकिस्तान से रिलेटेड कंप्लीट। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, ये गलत प्रिंट हो गया, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। ओके, इसमें आप देखो क्या चीज है। सबसे पहली चीज, बांग्लादेश जो है वो पहले तो पाकिस्तान का पार्ट था 1947 से 1971 तक। 71 में बांग्लादेश लिबरेशन करवाया इंडिया ने, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को कन्वर्ट करके आपने बना दिया, क्या बना दिया आपने, बांग्लादेश। इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे कारण ये था कि वेस्ट पाकिस्तान जो कि उर्दू को बहुत ज्यादा तवज्जो देता था, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, उसके द्वारा उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने की दबाव बनाया गया किसके ऊपर, जो बंगाली स्पीकर्स थे, जो ईस्ट पाकिस्तानी लोग थे, उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप बंगाली को छोड़ो और उर्दू को अपनाओ। अब आप सोच समझो कि किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वहां की भाषा होती है, अगर उस भाषा को आप दबाव के आधार पर चेंज करवाना चाहो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में ये जो लैंग्वेज का इशू था, इसको लेकर के ईस्ट पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो ऐसे में फिर वेस्ट पाकिस्तान की डोमिनेंस के अगेंस्ट में आवाजें उठने लगी और उन आवाजों को सबसे इंपॉर्टेंट लीडर जो थे, जिन्होंने लीड किया, शेख मुजिबुर रहमान। 1970 के इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में आप देखोगे कि एक तरफ तो वेस्ट पाकिस्तान, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, दोनों में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग, जिसको लीड कर रहे थे शेख मुजिबुर रहमान,
इनको सारी सीटें मिल गई। कहने का मतलब ईस्ट पाकिस्तान में डोमिनेंस किसकी आ गई? शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप की, दैट मींस बंगाली कल्चर की। और वेस्ट पाकिस्तान में दूसरे लीडर्स जीत गए, किसी एक को परमानेंट, कहते ना कि इधर किसी एक इंडिविजुअल को या एक पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली। तो इस वजह से अब डिमांड होने लग गई कि वेस्ट पाकिस्तान की बजाय अब की बार ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। इस बात को वेस्ट पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं माना और इस बात के चक्कर में फिर बाद में बंगालीज ने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि हमें तो अलग होना है। इसके चक्कर में फिर पाकिस्तानी आर्मी ने अपना एक्शन लिया। पाकिस्तानी आर्मी के एक्शन के चलते रिफ्यूजी क्राइसिस आया, जब वहां के सिविलियंस बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज में हमारे यहां आए, और उसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश को स्थापित करने के लिए अपना एक प्लान तैयार किया, जिसमें सबसे पहले तो हमने हमारा एग्रीमेंट साइन किया 20 इयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी विद यूएसएसआर। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के टुकड़े करवा करके हमने 1971 में पाकिस्तान को हराया। वेस्ट पाकिस्तान तो बन गया पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। ये एक सिंपल स्टोरी आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हो कि कैसे कैसे बांग्लादेश में रूलिंग आई। अब यहां से आगे जर्नी स्टार्ट होती है बांग्लादेश की। देखो, शुरू में जब बांग्लादेश में कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो इन्होंने भी वही प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए जो प्रिंसिपल हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए, जैसे कि सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब धर्म के आधार पर हम सिस्टम नहीं चलाएंगे, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में है ना, इस्लाम के नाम पर बहुत कुछ करते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है पूरा नाम। तो धर्म को छोड़ करके बोला हम बांग्लादेश को सेक्युलर बनाएंगे, जहां पर हर धर्म के लोगों के लिए समान स्पेस होगा। डेमोक्रेसी और सोशलिज्म समाज के लिए काम किया जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बन गए, बट इन्होंने भी फिर यहां पर आते ही अपनी दादागिरी शुरू कर दी और इन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करते हुए बना दिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स है ना, उनको जवाब देना पड़ता है हर बार लेजिस्लेचर को। अब प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करने में थोड़े से ज्यादा सफल होते हैं एज कंपेयर टू पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे में यहां पर इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अबॉलिश करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला दिया। सारी पावर खुद के हाथ में ले ली शेख मुजीबुर रहमान ने। इस बात को फिर ऑब्जेक्ट किया वहां की मिलिट्री ने, और मिलिट्री के लीडर थे जियाउर रहमान। उन्होंने अपने हाथ में सारी पावर ले ली। फिर जियाउर रहमान भी अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया। फिर बाद में लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद, इनका नाम आता है, ये आगे बढ़ते हैं। बट वही चीज थी कि यहां पर कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी की जर्नी 1971 से स्टार्ट हुई थी, उसका खात्मा हो गया। यहां पर रूल आ गया मिलिट्री। अब यहां पर फिर से डिमांड होने लग गई कि भाई हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। अगर मिलिट्री ही थी तो हम वेस्ट पाकिस्तान से अलग क्यों हुए? बोला वहीं पर सब सही था, वहां पर भी तो मिलिट्री रूल करती थी। ऐसे में फिर यहां पर डिमांड होने लग गई इलेक्शंस की। 1991 से लेकर अभी तक बांग्लादेश में मोर और लेस अच्छे से डेमोक्रेसी रन कर रही है, हम ये कह सकते हैं। सबसे पहले तो वहां पर आप देखोगे कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, ठीक है, शेख हसीना, जो कि आज के टाइम पे भी प्राइम मिनिस्टर है, वो, और जो कि अवामी लीग से आती हैं, और एक दूसरी पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ठीक है, जो कि जियाउर रहमान की बेटी है खालिदा जिया, वो ऑपोजिशन लीडर है। इनके बीच में थोड़ा सा ट्रांजिशन होता रहता है, बट यस, जब से अवामी लीग की सरकार बनी है ना, वहां पर हम ये कहें कि जब से शेख हसीना की सरकार बनी है, तब से इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत सुधरे हुए चल रहे हैं। तो ये था बांग्लादेश का एक सिंपल शॉर्ट जर्नी का प्रोसेस। अब आ जाइए आप नेपाल पर। नेपाल का देखो सिंपल प्रोसेस है। शुरुआत में एक हिंदू किंगडम था, दैट मींस राजशाही थी, राजा थे कौन? हिंदू। फिर उनको ट्रांजिशन में ला करके बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो दो तरीके की मोनार्की होती है, एक तो होती है एब्सोल्यूट और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब तो ये हो गया कि राजा ने जो कह दिया वो कह दिया, कोई सवाल जवाब नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि कहीं ना कहीं रूल्स हैं वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए किंग है वो काम करते हैं। दैट मींस राजा की यहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहती है, राजा से सवाल जवाब हो सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म वहां पे नेपाल में आ जाता है। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मोनार्की के बाद में 1990 में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया। दैट मींस किंग की जो पोजीशन थी
उसको कर दिया गया अबॉलिश। पर सही मायने में देखा जाए तो 1990 से लेकर के लगभग 2002 तक एक गजब की हबरा तबरी मच गई नेपाल में। कैसे कि लोगों ने पहली बार डेमोक्रेसी का टेस्ट किया था, बहुत सारी पार्टीज में पूरा देश बटा हुआ था पॉलिटिकली, तो इस वजह से वो पार्टीज हर कोई चाहता था कि हम रूल करें, हमारे हाथ में पावर आए। तो इसकी वजह से एक तो ये, दूसरी तरफ किंग जो था वो ये चाह रहा था कि इस डेमोक्रेसी को खत्म करो और सारी पावर मेरे हाथ में लो। तो कहने का मतलब इंटरनली नेपाल बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गया। फायदा क्या हुआ इसका या नुकसान क्या हुआ? फायदा तो देखो किंग को हो गया, नुकसान हो गया डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस में माओइस्ट भी थे, प्रो डेमोक्रेसी भी थे, मतलब चाइनीज आइडियोलॉजी वाले माओइस्ट का मतलब। उनके बीच में झगड़े होने लग गए और झगड़ों का नतीजा क्या हुआ कि राजा साहब ने वहां की पार्लियामेंट को कर दिया खत्म और सारी पावर ले ली अपने हाथ में 2002 में। अगेन मोनार्की आ गई। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है कि मोनार्की अगर आ भी गई तो लोगों को एक बार अगर डेमोक्रेसी का टेस्ट मिल गया ना, तो वो लोग कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि मोनार्की के अंडर में फिर से जाएं वो। तो ऐसे में फिर आगे बढ़ते हैं तो 2006 में एक और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया जाता है और उस प्रोटेस्ट में 7 पार्टी अलायंस, जो ये 7 पार्टीज यहां पे लड़ रही थी ना इस पर्टिकुलर पीरियड में 1990 से 2002 के बीच में, वो 7 पार्टीज मिलकर के इकट्ठा होकर के आती हैं कि बोला हम इकट्ठा होकर के किंग को रिमूव करेंगे, और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये होता है डेमोक्रेसी दैट मींस गवर्नमेंट का आप इलेक्शन करोगे, रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट है उसका भी इलेक्शन करोगे। इसका मतलब ये हो गया कि किंग की पोजीशन को एकदम खत्म कर दिया, किंग का जो पावर था वो बिल्कुल खत्म कर दिया। तो हेड ऑफ द स्टेट, हेड का इलेक्शन, हेड ऑफ द स्टेट कौन? किंग। किंग को आपने हटा दिया, अब आपके प्रेसिडेंट बनेंगे, वहां पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। और दूसरी तरफ इधर गवर्नमेंट का भी इलेक्शन होता है जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। दोनों का आप इलेक्शन करके रन करा रहे हो कंट्री को, और बांग्लादेश बन गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और 2015 तक बांग्लादेश का अपना खुद का संविधान भी बन जाता है। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश की इस जर्नी को इस फ्लो चार्ट के थ्रू इजीली आप याद कर सकते हो। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई इशू आएगा। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको सारी एक एक पॉइंट अभी जो हमने डिस्कस किए हैं वो 1 to 1 यहां पर आपको इस तरीके से भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू श्रीलंका। श्रीलंका जो कि हमारा पड़ोसी एक आइलैंड कंट्री है, इसकी बात करें तो यहां पर ये जो एरिया है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ओके, ये है जाफना, इसको बोलते हैं जाफना या फिर जाफना पेनिनसुला वाला एरिया। ये श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, ओके, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। और ये एरिया जो है ये इंडिया के बिल्कुल पड़ोस में है। और इंडिया में ये कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। तो यहां पर तामिल्स जो है वो माइग्रेट करके यहां पे सेटल हो रखे हैं। तो कई सालों से, कई जनरेशन जो बीत गई वो तो बन गए श्रीलंकन तामिल्स। ठीक है, श्रीलंकन तामिल्स। और कुछ लोग हैं वो रिसेंट टाइम पे माइग्रेट करके आए, उनको बोला जाता है इंडियन तामिल्स। ओके, और श्रीलंका में ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर मेजोरिटी में आपको मिलेंगे सिन्हलाज। और सिन्हलाज का यह कहना है कि भाई हम मेजोरिटी में हैं और हम लोग यहां के लोकल हैं, तो यहां पर रूल जो है वो हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बोले ये जो तामिल्स हैं, ठीक है, ये तामिल्स बेसिकली श्रीलंका के नहीं है, तो इन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यहां पर मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी में है सिन्हलाज। तामिल्स हैं माइनॉरिटी में। तो सिन्हलाज क्या चाह रहे हैं कि हमारे हिसाब से रूल चले, दैट मींस यहां पर मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म इसका रूल चलाया गया। इसका मतलब यह हो गया कि जिनकी संख्या ज्यादा उनके हिसाब से शासन चलेगा। और ये चीज जो थी ये तामिल्स को बिल्कुल भी खुश नहीं लगी। भाई डेफिनेटली एक देश के पार्ट हो, आप इस देश में कई सालों से रह रहे हो, कई जनरेशन आपकी बीत चुकी हैं, पर आपको ये कहा जाता है कि आप यहाँ के लोकल नहीं हो, भाई आपको यहाँ पर हम पार्टिसिपेशन में नहीं ले सकते। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। और इसी प्रॉब्लम का रिजल्ट क्या हुआ? यहां पर शुरू हो गए एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ सिन्हलाज, दूसरी तरफ श्रीलंकन तामिल्स। सिन्हलाज ने क्या कह दिया कि बोला सिलोन जो है वो हमारा है, हमारे हिसाब से कानून यहां पर चलेगा।
ऐसे में तामिल्स हुए नाराज, तो उन्होंने फिर प्रोटेस्ट करने शुरू किए। शुरुआत में तो देखो बड़ा माइन्यूट प्रोटेस्ट हुआ करता था। माइन्यूट का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्शन भी हुआ तो पॉलिटिकल ही था, पीसफुल उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बट जब उनकी बातें नहीं सुनी गई, उनको दबाया गया, तो ऐसे में 1983 में ये जो तामिल्स थे, इन्होंने मिलकर के लिट्टे करके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोला गया लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, कि बोला हम तो अलग से तमिल एलम करके अलग से कंट्री बना लेंगे, या तो हमें ऑटोनॉमी दे दो या फिर हम अलग से हमारा कंट्री बनाएंगे। 1983 से शुरू हो जाता है ये एक तरीके का वायलेंट प्रोटेस्ट। हथियार उठा लिया अब तामिल्स ने। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट बड़ी टेंशन में कि कैसे इनको मैनेज किया जाए, जबकि तामिल्स का पता है कि ये आए कहां से, बोले इंडिया से, तो इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ एंगेज करना बोले एक ऑप्शन रहता है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट का पार्ट ये था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो तामिल्स को परसुएड करेगी, राजी करेगी कि भाई आप लोग इस तरीके से टेंशन मत लो, आपको आपका अधिकार मिल जाएगा, इस तरीके से आप हथियार मत उठाओ। और इसी शांति के चक्कर में इंडिया की तरफ से एक ब्लंडर भी हो गया। वो ब्लंडर क्या था कि हमने वहां पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, दैट मींस हमने हमारी आर्मी जो है वो उतार दी। और उस आर्मी का काम क्या था कि भाई जो लड़ाई हो रही है श्रीलंका में, जो सिविल वॉर चल रहा है जिसमें तामिल्स वर्सेस वहां के जो सिन्हलाज, उनके बीच में जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को ये आर्मी जो है ये सेटल करेगी। पता पड़ा कि उस लड़ाई में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भी पार्ट बन गई। ओके, होता क्या है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी तो हो गई एक तरफ और तामिल्स हो गए एक तरफ। लड़ाई हो गई इंडियन आर्मी या फिर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वर्सेस तामिल्स। और इस लड़ाई के चलते कहीं ना कहीं तामिल्स थे वो बहुत नाराज भी हुए। इसका एक छोटा सा मैं मुजाहिरा बताता हूं कि 1991-92 इलेक्शंस के इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर राजीव गांधी, ओके, राजीव गांधी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को हमने भेजा था श्रीलंका में, वो तमिलनाडु में इलेक्शन कैंपेन के लिए गए थे और वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी डेथ होती है। और वो बॉम्ब ब्लास्ट किसकी वजह से हुआ? यही जो पीछे ब्लंडर हुआ था, जो एक मिस्टेक कंसिडर की जाती है। इसीलिए आज देखा करो कि इंडिया अपनी तरफ से कभी भी अपनी फोर्सेस को किसी दूसरे देश की जमीन पर लड़ने के लिए नहीं भेजता डायरेक्टली। फिर 1989 में हमने इन फोर्सेस को विड्रॉ भी किया, कोई शांति भी स्थापित नहीं हुई, उल्टे इंडिया और श्रीलंका रिश्ते भी बिगड़ गए। ठीक है, इसके आगे देखा जाए तो लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2009 तक सिविल वॉर श्रीलंका में चलता रहता है। फिर अल्टीमेटली लिट्टे का जो लीडर था प्रभाकरन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्रभाकरन नाम से इंडिविजुअल था, उसको मार दिया गया। लिट्टे का जो पूरा मुद्दा था वो ठंडा पड़ गया। बट यस, ये रिकवर कर रहा है अभी भी बहुत सारे एरियाज में। श्रीलंकन इकोनॉमी की बात करें, इतना कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होने के बावजूद श्रीलंकन इकोनॉमी अच्छी खासी परफॉर्म करती रही। बट यस, यहां पर कई बार क्राइसिस भी आए, जैसे कि अभी रिसेंट टाइम की हम बात करें जिसको बोला गया शिप टू माउथ क्राइसिस, जिसमें क्या था, श्रीलंका में अनाज नहीं था। अनाज आएगा किससे? शिप से। शिप से आएगा तब जाके मुंह तक पहुंचेगा, पेट भरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से श्रीलंका का एक सिंपल शॉर्ट क्रिस्प जर्नी हमने देखी। अब हम बात करते हैं इंडिया और दूसरे साउथ एशियन नेबर्स की। देखो, हम अगर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, इन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिश्तों की बात करें तो देखो, बांग्लादेश के साथ हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। बट यस, एक तो गैस पाइपलाइन डालने की बात हुई थी इंडिया की, उस गैस पाइपलाइन डालने के लिए बांग्लादेश ने हमें सपोर्ट नहीं दिया। डिस्प्यूट इसकी वजह से, एक गंगा वाटर को लेकर के और तीस्ता वाटर को लेकर के। तीस्ता रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उसके पानी को लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलती रहती है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। और बांग्लादेश की तरफ से अभी भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आते हैं। तो ये कुछ इश्यूज है जहां पर इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। बट यस, इकोनॉमिकल रिलेशंस पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहां पर बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार, इन्होंने मिलकर के रिलेशनशिप को बहुत हद तक इंप्रूव किया है। नेपाल और इंडिया की रिलेशनशिप की बात करें तो इनके रिश्ते मोर और लेस रिलेशनशिप ठीक ठाक रही। पर यहां पर क्या है, चाइना का रोल बढ़ता चला जा रहा है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया नेपाल रिलेशन में कुछ खटास आ रही है।
इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी, अब यार यहाँ पर आप देखो नेपाल में हिमालयन रीजन में लोकेटेड है, नदियां अच्छी खासी हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़िया होता है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम हमारी जरूरतों के हिसाब से इंपोर्ट भी करते हैं। तो कहने का मतलब नेपाल हमारे लिए अच्छा इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर भी है। इसके अलावा ट्रेड की बात कर लो, साइंटिफिक कॉपरेशन की बात कर लो, इन या फिर आप कह सकते हो वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स की बात कर लो, इनमें हम कहीं ना कहीं नेपाल के साथ मिलकर काम करते हैं और इससे हमें एक दूसरे को बेनिफिट भी मिलता है। बट यस, चाइनीज रोल की वजह से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। भूटान से बात करें तो भूटान के साथ रिश्ते हमारे मोर और लेस अभी तक कॉर्डाइल हैं। इकलौता एक ऐसा देश साउथ एशिया में जिसके साथ हमारे रिश्ते अभी तक अच्छे हैं, या फिर कहें कि कहीं पर भी टेंशन वाली बात हाईलाइट नहीं हुई, तो वो है भूटान। ठीक है, तो ये कंट्रीज आपकी बात। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज पीस एंड कॉपरेशन। देखो सीधी बात है, पीस एंड कॉपरेशन के लिए बाकी दुनिया में अलग अलग छोटे बड़े कंट्रीज ने जैसे जैसे अपनी मीटिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए, एग्जैक्टली उसी लाइन पर इन कंट्रीज ने मिलकर भी एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने के लिए सार्क जैसे इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश की, जिसको स्थापित किया 1985 में, जो कि हम टाइमलाइन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सार्क दैट मींस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर इसी सार्क के अंडर में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसके बेसिस पर ये एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज इजीली बिना कोई चार्जेस के खरीद सके। उसके लिए साफ्टा एग्रीमेंट साइन होता है 2004 में, जिसका टारगेट क्या था कि साउथ एशिया को भी ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेट किया जा सके और एक दूसरे से माल खरीदने बेचने में प्रॉब्लम ना आए, वो इंश्योर किया जा सके। टारगेट था कि जो टैरिफ है उसको 20% तक कम कर दिया जाएगा। टैरिफ का मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाला टैक्स है वो। पाकिस्तान की बात करें तो देखो पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों में कहीं ना कहीं एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा उलझा रहता है। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट उलझा रहता है। हमारे यहाँ पर मिलिटेंसी, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में मिलिटेंसी बढ़ाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके अलावा पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर इंटरनल टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो भी करवाता रहता है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं अभी भी रिश्ते को डिस्टेबलाइज करता चला जा रहा है। बट यस, इंडस वाटर ट्रीटी एक थोड़ा सा कहते ना कि कोयले की खान में एक छोटा सा हीरा, वो वाला सीन है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के बेसिस पे थोड़ा रिश्ते ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर आउटसाइडर पावर्स की बात करें तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट आउटसाइडर पावर्स हैं, वो अपना रोल प्ले करती हुई दिखाई देती हैं। एक तो है चीन और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनकी इन्फ्लुएंस की वजह से भी कहीं ना कहीं साउथ एशिया की इक्वेशंस हैं वो बदलती रहती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कंटेम्परेरी साउथ एशिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि इनकी इंटरनल इश्यूज क्या थे, वो हमने जानने की कोशिश की कि क्या प्रोसेस रहा इनका, कब इन्होंने डेमोक्रेसी स्टार्ट की, कहां मोनार्की थी, कहां मिलिट्री रूल आया। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में 1998 में, वैसे तो हमने 1974 में हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था इंदिरा गांधी जी की टाइम पे, वो और 98 में सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, वो दोनों ही हमने पोखरण में किए थे। पोखरण फर्स्ट 1974, पोखरण सेकंड 1998। ठीक है, 1998 का जो पोखरण सेकंड वाला टेस्ट हमने किया था ना, उस टाइम तक चाइना के सपोर्ट के आधार पर चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और उसके आधार पर पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया और उसका टेस्ट पाकिस्तान ने फिर किया था चगाई हिल्स में। कहने का मतलब 1974 में तो सिर्फ इंडिया ही न्यूक्लियर सिस्टम को डेवलप कर पाया था, बट वो सिविलियन न्यूक्लियर सिस्टम के ऊपर काम करने का ज्यादा फोकस था। बट यस, पोखरण सेकंड जो हुआ था 98 में, इसने प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर दिए थे। ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गई थी, तो पाकिस्तान में ने भी रिप्लाई में क्या किया, चगाई हिल्स में अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तो ऐसे में 1998 में साउथ एशिया में पाकिस्तान और इंडिया दो ऐसे कंट्रीज इमर्ज हो गया है जो कि न्यूक्लियर पावर बन गए। इसके अलावा देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी चलाई जा रही है जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी बोला जाता था। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब कि हम ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ एंगेज करेंगे, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करेंगे। और इसी पॉलिसी को अपग्रेड कर दिया गया 2014 में और बोल दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि हम केवल वहां पर ऑब्जर्वेशन ही नहीं करेंगे, हम कहते ना कि इफेक्टिवली एंगेज करेंगे। जैसे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इन कंट्रीज के साथ हम एक्टिवली एंगेज करते हुए
और खुद के डेवलपमेंट को भी इंश्योर करेंगे, और कोई अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन भी आती है तो उसको भी टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो लुक ईस्ट पॉलिसी कहीं ना कहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई 2014 में, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट था कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का, उसको हमने वेरी क्रिस्प मैनर में, जिसमें फ्लो चार्ट्स भी थे आपके लिए, उसमें हमने देखा कि किस सीक्वेंस में कहां पर कैसे क्या डेवलपमेंट्स हुए, रिलेशनशिप को भी हमने टू द पॉइंट बात करने की कोशिश की, और मैप्स भी हमने साथ में कवर कर लिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।